दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपये में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपये में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जापान सिंग्स 2020 सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 9 जुलाई 2020 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल जापानीज एज वेल एज डब्ड इंग्लिश लैंग्वेजेस में। हिंदी में ये रिलीज नहीं हुई। इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 20 से 25 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप सिर्फ 5 घंटे में देख सकते हैं। जापान सिंग्स बेस्ड है इसी नाम के डिजास्टर नोवेल पर, जिसे लिखा था साक्यो कोमात्सु ने 1973 में। स्टोरी शुरू होती है जापान में और फोकस करती है मूटो परिवार पर, जो कि जापान में आए अर्थक्वेक के बाद किसी तरह इस अर्थक्वेक से हुई तबाही से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं ये लोग जहां पर ये लोग सेफ हों। अब ये परिवार कैसे ये जर्नी तय करते हैं, क्योंकि चारों तरफ तबाही हुई है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन सबको, और क्या ये परिवार सरवाइव करता है या नहीं। कुछ इसी स्टोरी को बड़े ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है जापान सिंग्स 2020 सीजन 1। それでも僕らは私のいる場所はここだから、前を向く。みんなのいる場所が私の場所だから。日本沈没2020。अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे होता है, इसे मैं जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको समझाऊंगा। मान लीजिए हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर अलग अलग हिस्से हैं, हर एक हिस्से का कुछ ना कुछ अपना इंपॉर्टेंट काम होता है, और अगर कोई भी हिस्सा बराबर काम ना करे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से धरती भी अलग अलग हिस्सों से बनी है, यानी धरती का एक ऊपरी हिस्सा है और फिर ढेर सारे अंदरूनी हिस्से हैं। इस ऊपरी हिस्से को जहां पर हम रहते हैं इसे कहते हैं क्रस्ट, और उसके अंदरूनी हिस्से को हम कहते हैं मैंटल। अब बाहरी हिस्सा क्योंकि बाहर होता है तो कूल होता है, मगर अंदरूनी हिस्से उतने ही गर्म होते हैं, और किसी भी चीज को आप एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जैसे ही कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ी अनस्टेबल होने लगती है। अब हमारे धरती का जो क्रस्ट है ये एक सिंगल क्रस्ट नहीं है, अलग अलग क्रस्ट जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और क्योंकि ये जो लेयर है, जो मैंटल है, ये अनस्टेबल है, ये हिलती है। जब ये हिलती है तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि अलग अलग हैं ये भी हिलते हैं, और जब ये हिलते हैं ये या तो एक दूसरे से रगड़ते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं। अब ये चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में महसूस नहीं होती, क्योंकि ये जो हिलते हैं इनके हिलने की जो डिस्टेंस होती है वो सेंटीमीटर्स में होती है, यानी कि 2 से 5 सेंटीमीटर्स, वो भी पर ईयर में। तो जब ये क्रस्ट मान लीजिए कि एक दूसरे से जब टकराते हैं तो टकराएंगे फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर ये टकराते टकराते एक जगह पे अटक जाएंगे, और इतना प्रेशर बिल्डअप होता है इन दोनों प्लेट्स के टकराने से कि ये ऊपर आ जाते हैं, और जब ये ऊपर आते हैं उस चीज को हम पहाड़ कहते हैं, यानी कि माउंटेन्स। अब माउंटेन्स बनने के बाद में क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जियोग्राफी के बारे में नहीं, सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो अब ये तो हो गया कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं। अब अर्थक्वेक कैसे होते हैं। मान लीजिए कि 2 प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स एक दूसरे से जब टकराते हैं तो ये प्रेशर बनता है, और कभी कभी क्या होता है कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के नीचे चले जाता है, और एक सर्टेन पॉइंट पे ये जो प्लेट्स नीचे जा रहे हैं ये कहीं पर आके अटक सकते हैं, और अटकने के बाद में भी, क्योंकि हर साल भले ही 2 से 3 सेंटीमीटर ही क्यों नहीं ये हिल रहे हैं, लेकिन अटक गए हैं और आगे हिल नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि वो झटके से हिल जाते हैं, और जब ये झटके से हिलते हैं तो धरती वाइब्रेट होती है, और इतने तेज तरीके से वाइब्रेट होती है कि धरती के सरफेस पे, यानी कि क्रस्ट पे जो भी बिल्डिंग्स या जो भी इंसान रहते हैं उनके घर एक्सेट्रा सब तबाह होने लगते हैं, और इस पार्टिकुलर चीज को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब यही चीज जब समंदर के अंदर होती है तो क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं और झटका देते हैं तो पानी ऊपर नीचे होता है, और जब पानी ऊपर नीचे होता है तो सुनामी आती है। ये शॉर्ट में मैंने समझाया कि अर्थक्वेक कैसे होते हैं या सुनामी कैसे आती है, बट नाउ लेट्स गेट इनटू द मूवी इनफ ऑफ ज्योग्राफी। अब जापान, जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पर, और करीब 1,500 अर्थक्वेक सालाना ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी हानिकारक होते हैं। अब जापान में ही इतने अर्थक्वेक क्यों आते हैं, इसके लिए आप यूट्यूब पे कोई
वाई जापान हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स सर्च कर लीजिए, आपको पता चलेंगे कि जापान के आसपास बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से माउंटेन्स भी जब बनते हैं, और ये जो माउंटेन्स होते हैं ये कभी कभी इरप्ट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है इनमें, और ये वॉल्केनिक इरप्शन भी कहीं ना कहीं किसी भी एक कंट्री के लिए जिसके भी आसपास है ये बहुत खतरनाक होता है। और इस जापान में हम जानते हैं कि माउंट फूजी भी है। सो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से जापान एक ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत सारे हादसे होते ही रहते हैं। अब माउंट फूजी का क्या लेना देना है इन सारी चीजों से या इस सीरीज से, ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज दैट्स बेसिकली विल बी अ स्पॉइलर। नाउ बैक इनटू द सीरीज। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सीरीज बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है, वो इसीलिए कि इस सीरीज में बहुत सारे इंसिडेंट्स यूं हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कभी भी मर जाता है, अनएक्सपेक्टेडली मर जाता है। जब किसी को दुख होना चाहिए या रोना चाहिए तो वो रोता या दुखी नहीं होता, जब नहीं होना चाहिए तब हो जाता है। और कई सारी चीजें ऐसी भी हैं सीरीज में जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन में, एक सीन में ये परिवार समंदर के अंदर है, अलग हो गए एक दूसरे से, समुंदर बहुत बड़ा होता है भाई, अलग हो गए, एंड देन सडनली इनको कोई ना कोई चीजें मिल जाती हैं एंड दे गेट बैक टुगेदर। और ये सारी चीजें फटाफट एक ही एपिसोड में दिखा दी गई है अगेन, जो कि सिर्फ मात्र 20-25 मिनट का है। तो इस सिचुएशन को पचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही परिवार के ऊपर फोकस किया गया है और वो परिवार खुद ऐसे ऐसे वियर्ड डिसीजंस लेते रहते हैं जिसकी वजह से XYZ चीजें होती हैं, जहां पर आप खुद से सवाल पूछते हैं, बॉस क्यों ये बंदा ऐसा कर रहा है, या वाई ये औरत ऐसा कर रही है। आई मीन लाइक अलग तरीके से भी कर सकते हैं या मिल के भी काम कर सकते हैं, बट वाई शी हैज़ टू डू दिस। आई मीन लाइक जब आप सीरीज देखेंगे तो आप खुद से सवाल पूछेंगे, ये मतलब क्यों जबरदस्ती, मतलब क्यों करने जा रही है। सीरीज के कुछ एपिसोड थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, कुछ एपिसोड सेंस नहीं बनाते। आई मीन लाइक आपकी कंट्री तबाह हो रही है और एक सेफ प्लेस आप ढूंढ रहे हैं, एंड सडनली यू गो टू सम प्लेस एंड यू देन स्टे एंड यू जस्ट फॉरगेट कि आपकी कंट्री तबाह हो रही है और जहाँ पर अभी आप हैं वहाँ पे कुछ नहीं होगा। आई मीन लाइक यू डू नो कि अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, आपके पास में इंडिकेशंस है, सब कुछ है, तो वाई वुड यू नॉट जस्ट रन अवे, वाई वुड यू जस्ट स्टे इग्नोरिंग द फैक्ट कि भाई कि यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं होगा। सो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स से ये सीरीज भरी पड़ी हुई है जो कि हमें सेंस नहीं बनाती। एक चीज जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी सीरीज को समझने के लिए, वो ये कि पहली बात तो ये सीरीज जापानीज लैंग्वेज में है और इसे इंग्लिश में डब किया गया है। सबटाइटल अलग होता है और जो डबिंग की गई है वो अलग होता है, तो समझने में प्रॉब्लम होती है। प्लस काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है सीरीज़ में अर्थक्वेक्स को लेके और उनके एक्सप्लेनेशन को लेके कि क्या क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है, माउंट फूजी को लेके, बट वो सारी चीज़ें बराबर से एक्सप्लेन नहीं की गई है। और यही मेरा रीज़न है कि क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अर्थक्वेक क्या है, कैसे होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और कौन सी सारी चीज़ें इस सीरीज से लिंक्ड है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज को कहीं ना कहीं बेटर एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना चाहिए था ताकि हम सीरीज में और जुड़ सकते हैं। ओवरऑल कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज इसलिए बनाई गई कि अगर फ्यूचर में जापान में ऐसा कुछ होता है तो उनको क्या क्या करना चाहिए, या फिर यूँ भी कहूँ कि शायद से अपने कंट्री के बारे में अच्छी चीज़ें बताने के लिए सीरीज़ को बनाया गया है ताकि वो ये दिखा सके कि अगर कल को कुछ प्रॉब्लम आएगा भी जापान में, सो व्हाट, हम ऐसी ऐसी चीज़ें करके वी कैन बेसिकली सर्वाइव। जो कि अगेन मैं पचा सकता था, बट जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं पचाना मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल कहूँ तो क्योंकि इस सीरीज की रन टाइम थोड़ी शॉर्ट है, एपिसोड छोटे छोटे हैं, बट स्टिल अगर कंबाइन करेंगे तो 4.5 से 5 घंटा ले लेता है हमारा। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और सीरीज को देखते हुए मैं ये सीरीज आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज जापान सिंक्स 2020 सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स ऑफर्स, अमेजॉन ऑफर्स, हॉटस्टार ऑफर्स, डिज्नी प्लस ऑफर्स एक्सेट्रा अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।